बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर विज्ञान के सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो प्रीवियस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स जो आप देख पा रहे हैं कि म्यूजिकल इंटरवल क्या होता है आपका, इक्विज़म क्या है, अनुरणन क्या होता है, ध्वनि का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ अगर साउंड की बात करते हैं वो क्या है, इसके साथ में गुणता क्वालिटी को लेकर के आपका या तारत्व पिच क्या होता है, ये सभी चीज़ें ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इन सभी के बारे में। यहाँ पर आज आगे जो हम बात करने वाले हैं ये है आपका डॉपलर इफेक्ट। आखिर डॉपलर प्रभाव क्या होता है हम आपको बता दें। कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है आपके, जब हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पदों की बात करें 17,000 पदों की बात की गई है, उस पर अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है। सिलेबस हम आपका कंप्लीट करवा रहे हैं, खुद भी देखें, बाकियों तक भी वीडियो को शेयर ज़रूर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए। डॉपलर प्रभाव क्या है भाई? ये कहते हैं कि इसकी खोज क्रिश्चियन जॉन डॉपलर ने 1842 में जो है की थी। इसके अनुसार स्रोता या स्रोत मतलब कोई सोर्स है या सुनने वाला की गति के कारण किसी तरंग, अब वो तरंग किसी भी प्रकार का हो सकता है, साउंड वाली चीज़ भी बोला हुआ है और इन्होंने लाइट वेव्स की भी बात की है। तरंग की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है, अर्थात जब तरंग के स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को तरंग की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। ये क्या है डॉपलर इफेक्ट? अभी तो चीज़ें जो लिखी थी वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और बातें लिखी हैं, पढ़ लेते हैं। श्रोता जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम या ज़्यादा होती है, इसे ही डॉपलर प्रभाव बोलते हैं। अभी यहाँ से आपको समझ में आया होगा, कोई भी सुनने वाला है, सोर्स कहीं से भी आवाज़ आ रही है तो ऐसे में अगर हम उस वॉइस की, उस साउंड ध्वनि की फ्रिक्वेंसी की बात करें तो वो जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी होगी उससे कम होगी या उससे ज़्यादा होगी, कभी बराबर नहीं होती है। यही चीज़ जो है वो डॉपलर प्रभाव के नाम से जाना जाता है। कोई हमें बगल से भी बुला रहा है, ऐसे में ध्यान दीजिएगा, तो मैं सोर्स हूँ, ऐसे में वो सोर्स है और मैं श्रोता हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तो फ्रिक्वेंसी जो है वो उसकी फ्रिक्वेंसी, जिस फ्रिक्वेंसी से वो बोल रहा है उससे कम होगी या ज़्यादा होगी। उदाहरण के तौर पर इन्होंने बोला हुआ है, इस प्रभाव के कारण ही जब रेलगाड़ी का इंजन सीटी बजाते हुए जब श्रोता के निकट आता है तो उसकी ध्वनि बड़ी तीखी या श्रिल होती है, अधिक आवृत्ति की सुनाई देती है, और जैसे ही इंजन श्रोता को पार करके दूर जाने लगता है ध्वनि जो है वो मोटी या ग्रेव अर्थात कम आवृत्ति की हो जाती है। ये आपने देखा होगा, बहुत तेज़ी से लग रहा है आ रही ट्रेन आ रही है, ऐसे में यानी हॉर्न देते हुए फिर हमको तेज़ी से सुनाई देता है, हमारे बगल से निकलेगी और फिर हमें धीरे धीरे उसकी आवाज़ धूमिल होती चली जाएगी। तो ये जो भी चीज़ें होती हैं वो डॉपलर प्रभाव ही है। यहाँ पर कहते हैं दो स्थितियाँ जो है वो स्पष्ट होती हैं, जब आपेक्षिक गति के कारण सोर्स या ऑडियंस जो सुनने वाला होता है उसके बारे में बात किया हुआ है। तो दोनों चीज़ों को लेकर के दो स्थितियाँ यहाँ पर बताई हुई हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। जब हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट की बात करते हैं, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो वह अपवर्तन के कारण प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ भिन्न विभिन्न रंगों के प्रकाश में बट जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि कोई चीज़ यहाँ पर आई, ये प्रिज्म प्रकार का रखा हुआ है और इसने अलग अलग डायरेक्शंस में क्या कर दिया, इसको ऐसे में कई प्रकार के या विभिन्न रंगों के प्रकाश में इसने इसको डिवाइड कर दिया, बांट दिया। कहते हैं इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को ही हम लोग वर्णक्रम कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, वर्णक्रम कहते हैं। और श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की जो क्रिया होती है उसे ही हम लोग वर्ण विक्षेपण, मतलब वो वाइट लाइट था जो आया। आप देख रहे होंगे कि जब हम सोलर सनलाइट की बात करते हैं, वाइट कलर्ड है, वो आई, वो आ रही है, प्रिज्म पर पड़ रही है, और उस पर पड़ने के बाद जो अपोजिट साइड को लेकर के बात करें या प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ जो बेस है उधर झुकने के साथ साथ कलर्ड हो जाती है, और कलर्ड होकर के जो वाइट लाइट है वो कई लाइटों में या कई लाइट्स में डिवाइड हो जाता है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक और लाल का सबसे कम होता है। यहीं से सवाल बनता है, इसे ही आप यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए कि आपका पूछा जाएगा कि जब हम सनलाइट की बात करते हैं,
प्रिज्म पर पड़ा तो सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग का ऐसे विक्षेपण डिस्पर्सन हमें देखने को मिलेगा, और जो रेड कलर का होता है वो सबसे कम होता है। बैंगनी और रेड, ध्यान रखिएगा इसे। आगे चलते हैं यहाँ पे ऊपर से नीचे का क्रम। ऊपर से अब आपने विबगियोर का नाम सुना होगा, सुने होना। सातों का आपका क्रम क्या है? विबगियोर, VIB, देखिए वैसे ही लिखा होगा ये, VIBGYOR। इसे हम लोग विबगियोर करके पढ़ लेते हैं। ये आपका एक ट्रिक है सातों रंग को ऐसे में याद करने का, ठीक है। या आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, बैनी आह पीनाला। क्या बोलते हैं इसे? बैनी आह पी नाला, बैगनी, फिर आप जो भी है आसमानी करके आप बोल देते हो, और फिर आगे जो भी है बैनी आह पी नाला। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से भी मिल जाएंगी, जो दोनों ट्रिक हैं। अब बात कही है यहाँ पर एक प्रिज्म को दिखा करके। अब देखिएगा सूर्य का प्रकाश किस तरीके से इस पर आ रहा है और विक्षेपित हो करके अलग अलग डायरेक्शंस में ये अलग अलग लाइट की जो रेज हैं वो हमें ऐसे में देखने को मिलेंगी। ये प्रिज्म है आपका जो दिखाया हुआ है इस समय यहाँ पे, जी हाँ ये वाला। आगे चलते हैं यहाँ से। अब बात आती है कि आखिर प्राथमिक रंग कौन से होते हैं और द्वितीयक रंग कौन से होते हैं। यहाँ से सवाल पूछा गया है। प्राथमिक रंग RBG कलर होता है, जिसे हम लोग रेड, ब्लू, ग्रीन कहते हैं, ठीक है। RBG कलर होता है, सीधे सीधे ऐसे याद रखिएगा RBG। और जो द्वितीय कलर है या सेकेंडरी अगर मैं कलर्स की बात करूं तो उसमें पीला है, मैजेंटा बोला हुआ है, और पिकॉक नीला बोला हुआ है। आगे कहते हैं कि ये जो मैजेंटा है या पीला है या पिकॉक नीला, आखिर ये मिला कैसे? ये हमें प्राप्त होता है प्राथमिक रंगों से ही। तो प्राथमिक रंग से कैसे प्राप्त होता है? तो इसमें देखिएगा इन्होंने जैसे बताया हुआ है कि आपका लाल और नीला को मिला देंगे तो मैजेंटा बनेगा, हरा है और नीला है तो पिकॉक नीला हो गया। लाल और हरे को अगर हम मिला दिए तो ये हमें पीला देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे तो ये RBG कलर्स ही हैं जिनसे, या प्राथमिक कलर्स ही हैं जिनसे द्वितीय कलर्स की हम प्राप्ति करते हैं। जब दो रंग मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होते हैं तो उन्हें पूरक रंग कहते हैं। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं। तो दो रंगों के मिलने से अगर हमें वाइट लाइट मिल रही है तो उसे हम क्या कह देंगे? पूरक रंग बोल देंगे। जैसे इन्होंने बताया हुआ है आपका कि अगर हम लाल को और पिकॉक नीले को मिलाते हैं तो वाइट हो जाएगा, हरे और मैजेंटे को अगर हम मिलाते हैं तो वाइट हो जाएगा, नीला है पीला है उसको मिलाएंगे तो वाइट होगा, लाल हरा और नीला तो वाइट हो जाएगा। ये सारे के सारे कलर्स जो है इस तरीके से जो हमें देखने को मिल रहे हैं ये पूरक रंग कहलाते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंग RBG का ही उपयोग होता है या प्रयोग होता है, ठीक है। ये रेड है, ब्लू है और जो आपका ग्रीन है, यही कलर्स हमें देखने को मिलते हैं जब हम टेलीविज़न की बात करते हैं। प्रकाश की गति पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो है गति के बारे में बताया हुआ है, दिया हुआ है, इसे आप यहाँ से देख सकते हैं। वहीं प्रकाश का निर्वात में चाल क्या है, तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपसे। आप न्यूमेरिकल्स में भी इसे ही रखते हैं, ठीक है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड करके इन्होंने बोला हुआ है। तो आप पानी में गति क्या है प्रकाश की? 2.25, ठीक है। कांच में क्या है? 2 × 10⁸ और उसके बाद अगर 3 × 10⁸ आपका निर्वात में देखने को मिलेगा। यहाँ पर 1 नॉटिकल माइल, नॉटिकल NAUTICAL, नॉटिकल माइल की अगर हम ऐसे में बात करते हैं तो 1.852 किलोमीटर्स है। एक मील में 1.609 किलोमीटर्स है, मतलब नॉटिकल मील जिसे हम समुद्री मील बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम मील की बात करें जो स्थलीय दूरी होती है वो कितना है? 1.609 किलोमीटर्स करके लिखा हुआ है। आगे यहाँ पर एक और टॉपिक हमारा अब आता है ऐसे में जिसे हम लोग पादप आकारिकी कहते हैं। ये है आपका प्लांट मार्फोलॉजी। ये आपका जब हम बायो की बात करते हैं आपका जीव विज्ञान, उसी में आपको ये देखने को मिलेगा। आखिर आकारिकी क्या होता है, आखिर मॉर्फोलॉजी क्या है? तो इन्होंने आकार विज्ञान बोला हुआ है। जो संबंध है सीधा इसका आकार विज्ञान से होता है। कुछ और बातें बताई हुई हैं इसमें। पादपों के यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उनके आकार व रचना और उनके रंग, माफ़ी चाहेंगे, उनके अंगों, जो भी उनके ऐसे में पार्ट्स होते हैं, जैसे उनका मूल जड़ को लेकर के बात करें, पत्ती है, फूल है, तना है, उन सब की संबद्धता या उनकी संपूर्ण रचना संरचना
आप एक पेड़ को ले लो, सीधा सा मतलब है कि प्लांट मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, तो हम आकार विज्ञान इसे कह देते हैं। अब किसका आकार, तो पादपों का आकार। अब पादप में क्या मिलेगा, जड़ें मिलेंगी, तना मिलेगा, पत्ते मिलेगा, फूल मिलेगा। इन सभी का आकार क्या है, उनकी रचना क्या है, उनकी संरचना क्या है, उन सबों के बारे में जो भी चीज़ें हैं उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं। इसे ही हम लोग आकार की आकार विज्ञान, और आगे पादप लगा हुआ है तो पादप आकार की, यानी पेड़ पौधों से संबंधित सारी चीज़ें। यहाँ पर सबसे पहले फिर बात की है, अगर हम बात करते हैं रूट की, या जिसे मूल या जड़ कह देते हैं। कहते हैं कि पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर मूल अंकुर से विकसित होकर प्रवेश करता है और प्रकाश के विपरीत दिशा में जाता है, उसे हम जड़ कहते हैं। आप समझ रहे हैं? तो लाइट किधर से, लाइट ऐसे आ रही है, लाइट ऐसे आ रही है ना, और जड़ कहाँ जा रही है, वो नीचे की तरफ जा रही है ऐसे में। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं, हमेशा ये सवाल भी आपका इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश की विपरीत दिशा में जो है जो जा रहा होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ऐसे में जड़ कहते हैं। इस लाइन को जो अंडरलाइन किया है इसे आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मूल अंकुर मतलब वही बीज है, बीज से ही वो आपका एक पौधा बन रहा होता है, उन्हीं से आपकी जड़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। जड़ के अगर हम भाग की बात करें तो वलकुट है, रंभ लिखा हुआ है और अधिचर्म बोला हुआ है। कुछ विशेषताएं हैं जड़ों की। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जड़ जो है वो पौधों के अक्ष का अवरोही या डिसेंडिंग भाग है, जो मूल अंकुर यानी कि रेडिकल से विकसित होता है। मूल अंकुर वही मैं बीज की ही बात कर रहा हूँ। जड़ें सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती हैं, इसीलिए इन्हें विपरीत बोल देते हैं। समझ रहे हैं आप? क्या है, भूमि के अंदर जा रही होती हैं। कहते हैं भूमि में रहने के कारण जड़ों का जो रंग है सफ़ेद या मटमैला होता है। आप अक्सर देखेंगे तो सफ़ेद और मटमैला देखने को मिलेगा। जड़ों पर पत्र एवं पुष्प कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं? ये आपको तनों में देखने को मिलेंगी, जो वायवीय भाग होता है। वायवीय मतलब समझते हैं, ऐसा भाग जो मिट्टी के बाहर है, मिट्टी के अंदर के बारे में बात नहीं की जा रही है, ठीक है, तो उसे वायवीय भाग बोल देते हैं। तो यहीं पर उन्होंने बोला है ये पत्तियां, फूल, फल ये धारण नहीं कर सकती हैं अगर हम जड़ों के ऐसे में बात करते हैं। तो जड़ें सामान्यतः धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती यानी कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिक और ऋणात्मक प्रकाशवानुवर्ती यानी कि नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होते हैं। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगता है, आपको पता है, ठीक है, समझते हैं इसे। नीचे की तरफ लगता है, पृथ्वी अपनी तरफ चीज़ों को आकर्षित करती है तो नीचे ही तो जड़ जाती है, तो इसीलिए धनात्मक लिख दिया है। और प्रकाश के विपरीत दिशा में भी नीचे की तरफ जड़ जा रही होती है, चूंकि इसको अभी अभी हम पढ़ के आए हैं विपरीत, विपरीत का मतलब ही होता है नेगेटिव। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। यहाँ से जड़ का जो सिरा है उसे हम रूट कैप द्वारा सुरक्षित रहता है, या कहते हैं आगे है जड़ पर एक कोशिकीय रोम यानी कि यूनिसेलुलर हेयर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। जड़ों के प्रकार की बात की जाए तो टैप रूट्स होती हैं, टॉप नहीं है, टैप रूट्स मूसला जड़ें हैं, और उसके बाद अपस्थानिक जड़ें यानी कि एडवेंटिशियस रूट्स करके लिखा हुआ है। मूसला जड़ें आखिर क्या है? जब हम द्विबीजपत्री पौधों की बात करते हैं अधिकांशतः जिनमें दो बीज जो है हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर इसमें मूलांकर विकसित होकर के एक मुख्य जड़ का निर्माण करता है। मूसला जड़ों के चारों ओर एक पार्श्व शाखाएं निकलती हैं जिन्हें द्वितीयक जड़ें कहते हैं, ठीक है। द्वितीयक जड़ें क्या है वो समझ में आया होगा। मूलांकुर बताया हुआ हूँ मैं आपको। ये आगे अधिकांशतः किस में मिलेंगी, ये इंपॉर्टेंट है आपका कि द्विबीजपत्री पौधों में ये देखने को मिलेंगी। कौन सी जड़ें हैं? मूसला जड़ें हैं, ठीक है। फिर क्या है, अच्छा, द्वितीयक जड़ों से भी कुछ पार्श्व और शाखाएं, पार्श्व मतलब होता है लेटरल ब्रांचेस की बगल से ऐसे कोई ब्रांच निकल गई, समझ रहे हैं आप, यहाँ से कोई बगल से निकल गई तो लेटरल ब्रांचेस जो होती हैं उन्हें हम लोग तृतीयक जड़ें कह देते हैं। इस प्रकार ये सब मिल करके मूसला जड़ तंत्र का निर्माण करते हैं। प्राथमिक भी है, द्वितीयक भी है, तृतीयक भी है। तो जैसे नदी तंत्र नहीं होता, कई सारी नदियाँ मिल करके एक नदी तंत्र बना लेती हैं, ऐसे रिवर सिस्टम बना लेती हैं, बिल्कुल वैसा ही। तो यहाँ ये सब मिल करके जो है वो मूसला जड़ तंत्र का निर्माण करेंगे। फिर इन्होंने बोला हुआ है कि अगर हम आकृति के आधार पर बात करें तो मूसला जड़ों के जो है वो कितने प्रकार हमें देखने को मिलेंगे। तो फ्यूजिफॉर्म तर्क रूपी, मध्य में फूली, जबकि आधार व शीर्ष पर पतली होती है जैसे मूली। अब ये चीज़ आपसे कैसे पूछा जाएगा कि जो मूली है वो आखिर किस प्रकार की जड़ में शामिल है। तो एक तो ये पूछ सकता है कि मूसला जड़ें हैं या अपस्थानिक है, या फिर यही पूछ लेगा कि मूसला जड़ों में किस प्रकार की जड़ है, ठीक है। शंकु रूपी क्या होता है? कॉनिकल, शंकु के प्रकार का। जड़ें आधार पर मोटी और नीचे की ओर
क्रमशः पतली होती जाती हैं। तो जैसे गाजर की जड़ें आपको देखने को मिलेंगी। कुंभ रूपी की बात करें या कुंभी रूपी बोला हुआ है तो शलजम और चुकंदर इनके एग्जाम्पल्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि ऊपरी भाग लगभग गोल और फूला हुआ मिलेगा और नीचे की तरफ जो है वो एकाएक पतला हो जाता है। तो शलजम और चुकंदर में ये हमें देखने को मिलेगा जब हम कुंभी रूपी जड़ों की बात करते हैं। नेपिफॉर्म करके लिखा है यहाँ पर। फिर क्या है, न्यू मेटाफिर फॉर करके है, न्यू मेटाफॉर करके है। ये खूंटी के आकार की होती हैं जो ऊपर वायु में निकल आती हैं। इनके ऊपर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें न्यूमेथोडस कहते हैं। राइजोफेरा और सुंदरी के अगर हम पेड़ों की बात करें तो ये हमें न्यू मेटाफोर में ही जो है वो देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं यहाँ पर इन्होंने कहा अपस्थानिक जड़ों की। इस प्रकार की जड़ें एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती हैं। इनमें जो मूलांकुर है वो बीज के अंकुरण के पश्चात नष्ट हो जाता है। ठीक है, मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ों को अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। तो ये बात इन्होंने बताई हुई। जब हम अपस्थानिक, इसीलिए तो अपस्थानिक बोला है, एक स्थान नहीं दूसरे स्थान को लेकर के जहाँ से निकल रही होती कुछ जैविक क्रियाओं हेतु रूपांतरित अपस्थानिक जड़ें। कुछ जैविक क्रियाओं के लिए कुछ रूपांतरित जड़ों के बारे में बात की हुई है। क्या कहते हैं आपसे, यहाँ पर चूषण मूल करके लिखा है जिसे सकिंग रूट्स बोल देते हैं। कहते हैं कुछ परजीवी पौधों में पाई जाती है जो पोषक पौधों यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर होस्ट प्लांट्स के ऊतकों में प्रवेश भोज्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं। तो आपको चूषण कर रहे होते हैं। आप देखिएगा आम का पेड़ देखिए, अमरबेल या अमरबेल की लताएं जो है लटकती हुई मिलेंगी आपको। और पौधों की अगर ऐसे में हम बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे में दूसरे पर परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, दूसरे पर डिपेंडेंसी होती है इनकी। तो चंदन और अमरबेल इसमें मिलेगा। अगर वहीं श्वसनी मूल की बात करें तो जूसिया इनके उदाहरण में मिलेगा। तो ये क्या होते हैं आपके, ये आपके एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं। एक्वाटिक मतलब जो जल में पाए जाते हैं। जड़ी पौधों को तैरने व श्वसन में सहायता करता है ये। आगे इन्होंने एपिफाइट या एपिफाइटिक रूट बोला है जिसे आधिपादप मूल बोलते हैं। क्या कहते हैं कि इस प्रकार की जड़ें पत्तियों के कक्ष से निकल करके हवा में लटकती रहती हैं। इन जड़ों में बेलागिन या बेलामिन लिखा हुआ है, माफी चाहेंगे, वेलामिन नामक आर्द्रताग्राही ऊतक पाया जाता है। आर्द्रता को ग्रहण करने वाला, ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्व करने वाला, जो वायुमंडलीय आर्द्रता को अवशोषित करता है। तो ऑर्किड जो है वो आपको इसी में मिलेगा। अब यहाँ पर आपका जब हम एक बीजपत्री पादपों की बात करते हैं तो ऑर्किड है, जूसिया है, चंदन है, अमरबेल है। ये सब भी क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, कैसे चीज़ें आपको याद रखनी है, यही सारे सवाल आपके बनते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर बात आती है कुछ आपकी स्वांगीकारक मूल भी हैं और इसमें सिंघाड़ा और टिनोस्पेरा का नाम लिखा हुआ है। कहते हैं कि जड़ें तने के आधार से निकल कर फैल जाती हैं। ये हरी लंबी बेलनाकार होती हैं। क्लोरोफिल भी इनमें देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, तो और उदाहरण में इन्होंने तो इसको बताया हुआ है। फिर कहते हैं यहाँ पर अगर हम जड़ों के कार्य की बात करें, कहा है कि पौधों को भूमि में स्थिर रखना, जल और खनिज का अवशोषण करने का काम, जल और खनिज में तने और पत्तियों में संवहन करने का, जाइलम का काम जल को ले जाना होता है, फ्लोएम का काम एफ से फ्लोएम, फा से फ्लोएम होता है, फा से फूड होता है आपका, वो भी आप कह देते हो। तो भोजन को स्थानांतरित करने का काम करती हैं। कुछ जड़ें अंदर भोज्य पदार्थों को भी संग्रहण करके रखती हैं, जैसे सतावर को लेकर के हम बात करें, मृदा को बांधे रखने का कार्य करती हैं। ये सब देखने को हमें मिलेंगी जब हम जड़ों के कार्य की बात करते हैं। जड़ों का आकार कैसा होगा, उनके उदाहरण में शंकु रूपी गाजर है, कुंभी रूपी शलजम चुकंदर दिया हुआ है और यहाँ पर तर्क रूपी मूली लिखा हुआ है। फिर ये बात करते हैं कि आखिर तना क्या है, स्टेम क्या है, स्टेम के टाइप्स क्या है, कितने प्रकार के तने जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। ये आपका प्रकंद क्या है, आपका ऐसे में स्तंभ कंद क्या होता है, शल्क कंद, घन कंद क्या है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। आप हार्ड कॉपी नोट्स भी पूरे आपके 14 सब्जेक्ट के कंप्लीट हार्ड कॉपी नोट्स भी आप हमसे ऐसे में ले सकते हैं। 8081743734 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हम आपको बता दें इन सभी के अभी जो नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, इन सभी के आपके 14 सब्जेक्ट के अलग अलग आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो भी हम यहाँ पर अब शामिल कर रहे हैं, सारे के सारे 14 सब्जेक्ट के।
सैम्पल PDF ही आपको मिल जाएगा अगर आप उस नंबर पर संपर्क करते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में। कोई सवाल है, कोई सुझाव है मेरे लिए, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में जल्दी ही। शुक्रिया आप सभी का तब तक के लिए।